बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप लोगों ने अच्छी ईद भी गुजारी होगी और साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे जो आप लोगों का मेन गोल है। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करना है, डैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। जाहिर सी बात है कि हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, हर वो चैप्टर जिसमें पेपर में लास्ट ईयर अगर कुछ MCQs आए हों या रेपिटेशन हुई हो, वो चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और इसमें से डेफिनेटली हर साल MCQ आते हैं और लास्ट ईयर भी इसमें से MCQ आया। हम पास पेपर के भी MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा काम ये है कि आज हम चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे फंगेट 2020 के लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बड़े सिंपल वर्डिंग में। तो इसका स्टार्ट होता है पीएन जंक्शन से कि पीएन जंक्शन क्या होती है। देखिए, पीएन जंक्शन को आप बहुत सिंपल वे से डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लें या आपके पास एक जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लें, आप इसमें दो तरह की डॉपिंग करें। देखिए, अगर आप इसमें ट्राईवैलेंट की डॉपिंग करवाते हैं तो ट्राईवैलेंट की डॉपिंग करवाने के बाद इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 हो जाते हैं। अगर इसी के अंदर सिलिकॉन में ही आप पेंटावैलेंट की डॉपिंग करवाते हैं तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद 9 हो जाती है। इसका मतलब एक ही क्रिस्टल है, अगर हम उसकी दो तरह से डॉपिंग करते हैं, आप ट्राईवैलेंट की डॉपिंग करवाएंगे तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आप पेंटावैलेंट की डॉपिंग करवाएंगे तो वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो याद रखें कि पीएन जंक्शन तब बनती है। देखिए, पीएन जंक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है। पीएन जंक्शन आप कह रहे हैं कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है पीएन जंक्शन। एक पार्ट जिसको आप पी कह रहे हैं और दूसरा पार्ट आपके पास एन। पी पार्ट हमेशा तब बनता है जब आप थर्ड शेल की डॉपिंग करवाते हैं जो कि ट्राईवैलेंट है। आप जब थर्ड शेल की डॉपिंग करवाएंगे तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब एक हिस्सा जब भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको आप होल कहते हैं। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है इसको आप बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन का एक्चुअली मतलब ये है कि कभी भी आप डॉपिंग करें इस तरह से करें कि एक तरफ होल्स जनरेट हो जाएं, यहाँ पे होल्स जो हैं वो जनरेट हो जाएं और दूसरी तरफ जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएं। तो ऐसे जंक्शंस को आप ऐसे जंक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं, डैट इज पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ आपने ट्राईवैलेंट की डॉपिंग की और एक तरफ आपने पेंटावैलेंट की डॉपिंग की। जब आपने ट्राईवैलेंट की डॉपिंग की तो वहाँ पे होल जनरेट हो गए, जब आपने पेंटावैलेंट की डॉपिंग की तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए। इसका मतलब ये जंक्शन का मतलब होता है कि हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल की ऐसी डॉपिंग करना कि एक तरफ ट्राईवैलेंट जनरेट हो, एक तरफ ट्राईवैलेंट डॉपिंग हो और होल्स जनरेट हो, एक तरफ पेंटावैलेंट डॉपिंग हो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो, इसको आप बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब इसकी हम कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। जिस तरह से एक इसमें टर्म होती है जिसको आप बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। कि डिप्लेशन रीजन क्या होता है पीएन जंक्शन में, या डिप्लेशन रीजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, जब भी पीएन जंक्शन फॉर्म होती है, आपको इस बात का पता है कि जब भी पीएन जंक्शन बनेगी तो जाहिर सी बात है कि एक उसका जो एक पार्ट है वो पी है जहाँ पे आपके पास होल्स हैं और दूसरा पार्ट जो है वो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसको आप एन रीजन बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी पीएन जंक्शन बन जाती है, जब भी पीएन जंक्शन बनेगी तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स में आके शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, ये शफल होते हैं और मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स में आके शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं और शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा टाइम होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ आ जाते हैं, उस दौरान दरमियान में एक रीजन बन जाता है, एक ऐसा रीजन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ होल्स हों, यहाँ पे होल्स पोलैरिटी की वजह से और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक ऐसा रीजन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हों और होल्स भी हों, उसको आप बोलते हैं दैट इज डिप्लेशन रीजन। तो जब भी पीएन जंक्शन बनेगी, ये याद रखिएगा, जब भी पीएन जंक्शन फॉर्म होती है तो एक तरफ उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ होल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास पोलैरिटी की वजह से होल्स आ जाते हैं और होल्स के पास पोलैरिटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये जो दरमियान में हिस्सा बन जाता है इसको आप बोलते हैं डी आर रीजन। डी आर रीजन का मतलब होता है डिप्लेशन रीजन। ये बड़ी जनरल बातें हैं, ये आप सब बच्चों को पता होंगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद है पोटेंशियल बैरियर। कि पोटेंशियल बैरियर का क्या कॉन्सेप्ट है।
पोटेंशियल बैरियर क्या होता है या पोटेंशियल बैरियर में क्या कॉन्सेप्ट है, देखें। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ आके शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, उस दौरान यहां पे जो दरमियान वाला रीजन है इसमें एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। सबको पता है, ये बेसिक टर्म्स हैं। इस पोटेंशियल का बेसिकली पर्पस क्या होता है? ये वही पोटेंशियल है जिसकी वजह से सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट फ्लो कर रहा होता है या करंट मूव कर रहा होता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है पोटेंशियल बैरियर का? इसका फंक्शन ये है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आ जाएंगे तो ये हिस्सा तो एम्प्टी हो जाएगा। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी की तरफ आने से रोकता है। उस पोटेंशियल को आप पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ये फर्दर जो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये स्टॉप करता है, स्टॉप टू डिफ्यूज इन होल्स। तो पोटेंशियल बैरियर का बेसिकली फंक्शन ये है कि फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप से पी में ना आए ताकि जो है ना वो ये जंक्शन ब्रेक ना हो जाए। इसको आप बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये एक बड़ी सिंपल सा इसके इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने आपको सिंपली पीएन जंक्शन का बताया कि आपने डॉपिंग करवाई, एक तरफ ट्राईवैलेंट की, एक तरफ पेंटावैलेंट की, और एक तरफ जो है वो पी टाइप जनरेट हो गया, एक तरफ एन टाइप जनरेट हो गया, और डिप्लेशन रीजन का कॉन्सेप्ट बताया और पोटेंशियल बैरियर बताया। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों से इस तरह से पूछा जाए, अगर ये एक हम एमसीक्यू डिस्कस करें यहाँ पे, कि अगर इस तरह से पूछा जाए कि रेशो ऑफ पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन टू जर्मेनियम इज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप सिलिकॉन के पोटेंशियल बैरियर की रेशियो जर्मेनियम पर लें तो उसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं। अल्फा ऑप्शन आपके पास है 3/7, बीटा ऑप्शन आपके पास 7/3, चार्ली ऑप्शन आपके पास 7/9 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0। अब ये एक बड़ा सिंपल सा, ये जनरल सा एक एमसीक्यू है, एनटीएस लेवल का ये क्वेश्चन आप कह लें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें चीज़ वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि पोटेंशियल बैरियर की सिलिकॉन की जर्मेनियम पर रेशो क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात, आप इसको बहुत ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको इस बात का पता है कि जो सिलिकॉन है उसके लिए वैल्यू फिक्स है, वो 0.7 होती है। अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन की रेशो ले रहा हूँ जर्मेनियम पर, तो सिलिकॉन की वैल्यू आपके पास 0.7 है और जर्मेनियम की वैल्यू आपके पास 0.3 है। तो ये जस्ट आप वोल्ट में ये वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जब आप इसकी रेशो लेंगे तो 0.7 का मतलब है 7/10, 0.3 का मतलब है 3/10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कि सिलिकॉन टू जर्मेनियम जब आप रेशो लेंगे तो आपके पास 7/3 इसका राइट ऑप्शन आएगा। तो ये 7/3 जो है ये इसका बीटा ऑप्शन बन रहा है, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। मैंने टॉपिक को बहुत सिंपल वर्डिंग से स्टार्ट किया, बहुत ग्राउंड लेवल से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद इसका जो पहला मेन टॉपिक है जिसको आप बोलते हैं कि वो है हमारे पास फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। अब हम उसको जरा डिस्कस कर लें कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है और रिवर्स बाइस क्या होता है, ये इनका क्या कॉन्सेप्ट है। बेटा जो इसमें फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है जी फॉरवर्ड बाइस, कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड बाइस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ाया जाता है। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, अगर मैं इसके एक सिंपल डायग्राम बनाऊं, हम ये कहते हैं या टीचर्स आपको हमेशा ये पढ़ाते हैं कि अगर आपके पास एक पीएन जंक्शन है और उसमें पी वाले पार्ट को, जिसमें होल्स होते हैं, आप सबको पता है कि पी वाले पार्ट में होल्स हैं, और एन वाला जो पार्ट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप पी वाले पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन वाले पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, कभी भी इस तरह से हो कि पी वाले पार्ट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, एन वाले पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, इसको आप बोलते हैं पीएन जंक्शन एज अ फॉरवर्ड बाइस। प्रॉपर कनेक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस कहते हैं कि पी वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट है, इसको आप फॉरवर्ड बाइस बोलेंगे। ये प्रॉपर कनेक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में कुछ चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी। जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो इस केस में जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है, जो भी डिप्लेशन रीजन की विड्थ होती है, इस केस में वो रिड्यूस हो जाती है।
फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, रेजिस्टेंस आर जो है ये स्मॉल होती है, काफ़ी कम होती है क्वांटिटी में, और करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस केस में जो करंट है वो मिली एम्पियर्स में होता है। तो ये इसकी जनरल बातें हैं जो आप बच्चों को पहले भी पता है कि पी वाले पार्ट को आपने पॉजिटिव से जोड़ा, एन वाले पार्ट को आपने नेगेटिव से जोड़ा, और जब प्रॉपर कनेक्शन होता है तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, उसमें करंट फ्लो शुरू कर देता है। और जब भी करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमेशा डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है ना, पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्शन हो रही है, वो विड्थ रिड्यूस होगी, रेजिस्टेंस भी स्मॉल होती है, और करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, लेकिन इसका करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में होता है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूँ तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा मेरे पास R इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। ये इस केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा आपके पास। जो इसी का अगर हम ऑपोजिट काम कर लेते हैं वो रिवर्स बाइस बन जाता है। रिवर्स बाइस में आप लोग क्या पढ़ते हैं, या रिवर्स बाइस में टीचर्स क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, देखिएगा ज़रा, या रिवर्स बाइसिंग में एक्चुअली क्या होता है। रिवर्स बाइसिंग के केस में आप इसी डायग्राम को ऑपोजिट कर देते हैं। आप कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक पी एन जंक्शन है, ये वाला पार्ट पी है, ये वाला पार्ट एन है, और पी में आपके पास जाहिर सी बात है होल्स हैं, और एन में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने अब क्या करना है, पी वाले पार्ट को आपने बैटरी के छोटे टर्मिनल से और एन वाले पार्ट को आपने बैटरी के बड़े टर्मिनल से अटैच कर देना, मतलब इसी के कनेक्शन को आपने रिवर्स कर देना है। आप अगर ऐसा करते हैं कि पी वाले पार्ट को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, एन वाले पार्ट को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, दैट कनेक्शन इज नोन एज रिवर्स बाइस। उस कनेक्शन को आप रिवर्स बाइस बोलते हैं, वो रिवर्स बाइस आपके पास होता है। रिवर्स का मतलब ही है कि आपने ऑपोजिट कनेक्शन लगा दिया, जो काम इसमें होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट इसमें होगा। अब देखो रिवर्स बाइस में क्या होता है, यहां पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ रिड्यूस हो रही थी, वहां पे जारी सी बात है डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो रिपल्शन से, क्योंकि कनेक्शन आपने ऑपोजिट लगाया वो विड्थ ज्यादा हो जाएगी। आप सिंपली यहां पे ये कहेंगे कि इस केस में जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है, जो भी आप डिप्लेशन रीजन यूज कर रहे हैं उसकी जो विड्थ है इस केस में वो इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बाइस। इस केस में जो करंट आपके पास वो और कम होता है, और हम कहते हैं करंट माइक्रो एम्पेयर में है। करंट इस केस में माइक्रो एम्पेयर में होता है, और ये इतना ऑपोजिट जब आप कनेक्शन लगाते हैं, ये इतना खतरनाक कनेक्शन होता है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। आपको टीचर्स ने बताया होगा कि जब आप ऑपोजिट कनेक्शन लगाते हैं तो चूंकि डिप्लेशन रीजन की विड्थ भी ज़्यादा हो रही है, रिपल्शन हो रही है, और रिवर्स करंट जो है वो ना होने के बराबर होता है, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। इसी वजह से ये सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है या ब्रेक डाउन रीजन की तरफ जाता है। तो इसमें जो है वो ब्रेक डाउन रीजन होता है। आप यही कहते हैं कि इसमें ब्रेकिंग हो जाती है या ब्रेक डाउन रीजन आ जाता है। इसको आप ब्रेक डाउन रीजन भी बोलते हैं कि इसमें सर्किट जो है वो अनस्टेबल होता है और ब्रेक हो जाता है। तो ये तो थी जनरल बातें जो कि आप बच्चों को सब पहले से ही पता है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, क्योंकि जो हमारा मेन गोल है वो एमसीक्यूज हैं ताकि आपके प्रैक्टिस हो। यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ, आप बच्चों ने बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ये एक जी आपके पास एक सिंपल सी डायग्राम है। इस डायग्राम में ये वाला पार्ट पी है, और जारी सी बात आपको पता है जो छोटा पार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट उसको आप एन कहते हैं, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अटैच है ये है जी आपके पास 1000 ओहम, और ये वाला जो पॉइंट है ये है जी आपके पास -2 वोल्ट, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट है जिसको आप कहते हैं -6 वोल्ट। अब वो क्या कह रहे हैं इस एमसीक्यू में, एमसीक्यू की डायग्राम है और पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द करंट इन द सर्किट शॉन बिलो। आपने इस सर्किट का करंट क्या होगा वो बताना है। अल्फा ऑप्शन है आपके पास 0 एम्पेयर, बीटा ऑप्शन आपके पास 10⁻⁻² एम्पेयर, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1 एम्पेयर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0.10 एम्पेयर। अब इस तरह के एमसीक्यू को कैसे चेक किया जाता है, बच्चे जो है ना वो डायग्राम देख के डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं इसमें क्या ऐसा कोई लॉजिकल पॉइंट आ गया, ये हमसे नहीं सॉल्व होगा, ये बहुत मुश्किल डायग्राम है। कभी आपने ऐसा नहीं सोचना, ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है।
पहला काम आपने ये करना है, देखो बेटे ये कनेक्शन कौन से वाला है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। आपको नजर आ रहा है कि एन वाला जो टर्मिनल है इसके साथ वोल्टेज है -2 वोल्ट। पी वाला जो टर्मिनल है इसके साथ वोल्टेज है -6 वोल्ट। आपको पता है -2 और -6 में -2 बड़ी वैल्यू है और -6 जो है ये छोटी वैल्यू है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी कम होती है और माइनस में जो वैल्यू जितनी कम होती है वो उतनी ज्यादा होती है। एक्चुअली क्या है कि ये एन वाले पार्ट को आपने बड़े हिस्से से अटैच किया हुआ है और पी वाले पार्ट को आपने छोटे हिस्से से अटैच किया हुआ है। ये आपके पास ज्यादा वोल्टेज है और बेटे ये आपके पास कम वोल्टेज है। इसका मतलब ये कनेक्शन ये है कि एन वाला हिस्सा बड़े वोल्टेज से अटैच है, पी वाला हिस्सा छोटे वोल्टेज से अटैच है। तो मैं देख के ही समझ जाऊंगा कि ये वाला जो कनेक्शन है ये मेरे पास रिवर्स बाइस है। मैं फौरन समझ जाऊंगा इसको देखते ही कि अगर एन वाला पार्ट जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से अटैच हो, पी वाला पार्ट जो है वो कम पोटेंशियल से अटैच हो, इस कनेक्शन का नाम होता है जिसको आप बोलते हैं बेटे रिवर्स बाइस। और आप बच्चों को पता है कि रिवर्स बाइस में करंट फ्लो ही नहीं करता। रिवर्स बाइस का जो करंट है वो कितना होता है, 0। ये दोबारा सुन लो कि इस तरह से आपने चेक करना होता है कि एन वाला जो पार्ट है इसके साथ वोल्टेज ज्यादा है, तो आपको पता है एन वाले पार्ट के साथ अगर वोल्टेज ज्यादा को आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, पी वाले पार्ट के साथ वोल्टेज कम है, कम वोल्टेज को आप नेगेटिव कह रहे हैं। तो अगर एन जो है वो पॉजिटिव से अटैच हो, पी जो है वो नेगेटिव से अटैच हो, तो ये रिवर्स बाइस होता है। और रिवर्स बाइस के केस में आप बच्चों को पता है कि करंट का जो फ्लो है वो कितना होगा, आपके पास 0 होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इसको सॉल्व किए बगैर ही आप बता दें कि इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन आपके पास वो 0 एम्पेयर होगा, क्योंकि 0 एम्पेयर का मतलब ये ना होने के बराबर है, इग्नोरेबल है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। उसके बाद एक और एमसीक्यू देखते हैं इससे रिलेटेड कि किस किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो पिछले पेपर्स में भी आ चुके हैं। वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है जी, रिवर्स बाइस क्या होता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो हमेशा इसके एमसीक्यूज ही देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है या नेक्स्ट एमसीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट में ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें 3 तरह के डायोड्स उसने आपको दिए हुए हैं। ये देखिएगा जरा, एक ये डायोड है आपके पास, उसके बाद एक ये डायोड है आपके पास, उसके बाद ये आपके पास वोल्टेज जो है ये आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, सॉल्व इसको आपने खुद करना है। यहाँ पे 5 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है, ये D1 है और ये आपके पास जो है ना वो D2 है, और इसकी जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है D1 की रेजिस्टेंस ये आपके पास 10 ओम है और D2 की जो रेजिस्टेंस आपके पास ये 20 ओम है। अब स्टेटमेंट इस तरह से है कि 2 डायोड्स आर कनेक्टेड to a battery as shown in circuit ये स्टेटमेंट है कि वो आपको कह रहा है कि इसमें जो आपने बैटरी अटैच किया वो आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है और 2 तरह के डायोड्स आपको नजर आ रहे हैं कि ऊपर हमने 2 तरह के डायोड्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। अब वो ये पूछ रहा है द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज, द करंट supplied by the battery is, ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है 0.75 एम्पेयर, बीटा ऑप्शन आपके पास 0, चार्ली ऑप्शन आपके पास 0.25 एम्पेयर और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0.5 एम्पेयर। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं, अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या आपने पहले देखना है कि कौन सा फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा रिवर्स बाइस है। देखो आपको इस बात का पता है, वो आपको बताए या ना बताए, ये बड़े वाला पार्ट आपके पास पॉजिटिव है और छोटे वाला पार्ट आपके पास नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा तो फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, ये तो मुझे पता चल रहा है, इसको F.B में लिख रहा हूँ फॉरवर्ड बाइस। इसका मतलब यहाँ पे उल्टा डायोड आपने लगाया, ये रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो इसका पार्ट है ये रिवर्स बाइस में इसने इसको अटैच किया हुआ है, ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइस और नीचे वाला आपके पास जो है वो रिवर्स बाइस, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है
एन को आप देखें कि आपने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है और पी को आपने यहाँ पे नेगेटिव से जोड़ा हुआ है। बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। तो एक्चुअली आपने इसमें करना क्या है, ये ऐसे एमसीक्यूज में किया क्या जाता है। आपको पता है ये फॉरवर्ड बाइस है और जाहिर है इसमें करंट फ्लो करेगा। ये वाला डायोड ऑपोजिट आपने लगाया, रिवर्स बाइस है। देखो एन वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव से अटैच है, पी वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव से अटैच है, ये रिवर्स बाइस है। इसका मतलब इसमें तो करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तो आपने सॉल्व किस तरह से करना है कि ये वाले पार्ट को आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि ये रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में करंट नहीं फ्लो करता, ये पार्ट इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ आपके पास यही पार्ट रह जाएगा फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में करंट आपके लिए निकालना बहुत ईजी होगा और आप आसानी से करंट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। आप कहेंगे करंट का फार्मूला होता है I=V/R। जस्ट आपने क्या करना है इस केस में, देखें आपके पास जो वोल्टेज है वो 5 है और R जस्ट आप 10 यूज करेंगे, क्योंकि इसमें से तो करंट ही पास नहीं करेगा, ये तो कनेक्शन ही रिवर्स बाइस में लगा। तो V की जगह पे आप लिखेंगे 5 और R की वैल्यू आपके पास है बेटे 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 10 ये आपके पास 1/2 आ जाएगा और 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास दैट इज डेल्टा ऑप्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स भाई सबको आता होता है, लेकिन ये चेक करना बहुत सिंपल है। जो डायोड आपने देखा पॉजिटिव, पी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, वो समझ आना फॉरवर्ड बाइस है। जो इसके ऑपोजिट लगा हुआ है वो आप लोगों ने फौरन समझ आना है कि वो रिवर्स बाइस्ड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऐसे भी पास पेपर में देखे गए हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है या रेक्टिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए रेक्टिफिकेशन में क्या है, अगर हम रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करें, रेक्टिफिकेशन आप सिंपली कहते हैं कि एसी का डीसी में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। कई बच्चे समझते हैं कि शायद डीसी टू बी एसी रेक्टिफिकेशन है, डीसी टू एसी भी होता है लेकिन उसको आप रेक्टिफिकेशन ही बोलते। तो रेक्टिफिकेशन को आप सिंपली कहते हैं कि आपके पास कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, जो भी एसी की कन्वर्जन है डीसी में उसको आप बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है। फर्स्ट है जिसको आप बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या कॉन्सेप्ट है, आप सिंपली कहते हैं कि हाफ, देखिए नाम से क्लियर है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। मैं अगर पहले इसकी डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से इसकी आप लोग डायग्राम बनाएंगे। यहां पे आपके पास एक एसी सोर्स, ये आपके पास टर्मिनल P, ये वाला टर्मिनल N, ये रेजिस्टेंस। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आप कहते हैं कि हाफ ऑफ द वेव इज रेक्टिफाई, कि एक ऐसी रेक्टिफिकेशन की टाइप जिसमें आधी वेव रेक्टिफाई हो और आधी वेव रेक्टिफाई ना हो, उसको आप हमेशा बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाई होगी और हाफ वेव रेक्टिफाई नहीं होगी, मीन्स कि हाफ फंक्शन परफॉर्म होता है। बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में चलते हैं। तो मैं अगर इसके दो इंटरवल्स बना लेता हूँ, एक्चुअली इस तरह से होता है। मैं कहता हूँ कि एक इंटरवल मेरे पास 0 से t/2 का है और एक इंटरवल मेरे पास t/2 से लेके t का है। इसमें सारे का सारा रोल जो है बेटे वो डायोड का है। डायोड क्या करता है, पहले इंटरवल में जो डायोड का बिहेवियर है वो एज अ फॉरवर्ड बाइस होता है। दूसरे इंटरवल में चूंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा फेस कर रहा होता है तो दूसरे इंटरवल में वो हमेशा रिवर्स बाइस होगा। इसमें सारा काम ही डायोड का, इसी का काम है, सारा काम डायोड का, कि पहले इंटरवल में डायोड फॉरवर्ड बाइस, दूसरे इंटरवल में जो डायोड है वो रिवर्स बाइस। जब जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तब तब आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल होती है और करंट इस केस में मिली एम्पेयर में होता है और इस केस में रेक्टिफिकेशन होती है।
जब भी आप ये इसकी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी डाई और फॉरवर्ड बाइस है पहले इंटरवल में, जो कि आपको नजर आ रहा है पी वाला पार्ट पॉजिटिव से, एन वाला पार्ट नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइस है। हाफ इंटरवल में रेक्टिफिकेशन होगी और जो अगला हाफ इंटरवल है t/2 से t का, ये रिवर्स बाइस होगा। रिवर्स बाइस के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लार्ज होती है और करंट इस केस में जो है वो माइक्रो एम्पेयर में होता है। इस केस में कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं होती क्योंकि इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रहा है। कभी भी रिवर्स बाइस में रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिवर्स बाइस में रेक्टिफिकेशन हो। इसी वजह से अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे कि ये आपने इसको इनपुट प्रोवाइड की और ये आपके पास आउटपुट आ रही है। मतलब इसी तरह से चलता रहेगा। अब देखो ये आपने इनपुट प्रोवाइड की, इनपुट आपने इसको एसी की दी और जो आपके पास आउटपुट आ रही है, आउटपुट में आप ये देखें कि आधी वेव आपके पास रेक्टिफाई हो रही है। ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस रेक्टिफाई हो गया, ये भी फॉरवर्ड बाइस रेक्टिफाई हो गया, ये भी फॉरवर्ड बाइस रेक्टिफाई हो गया। मेन चीज क्या है कि जो आपने इसको इनपुट प्रोवाइड की, आउटपुट जो है वो आधी रेक्टिफाई होके आई और आधी आउटपुट रेक्टिफाई नहीं हुई। ये आउटपुट आधी रेक्टिफाई हुई है, ये फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस, फिर फॉरवर्ड बाइस, फिर रिवर्स बाइस। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि इसमें आधी वेव हमेशा रेक्टिफाई होगी और हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगी। दैट टर्म इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट जो है इसमें, उसको आप बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसको भी इसके ग्राफ से हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है या फुल वेव रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में सारी की सारी वेव रेक्टिफाई हो जाती है। मतलब सारी फुल वेव जो है इसमें रेक्टिफाई होगी, मतलब सारी की सारी वेव जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग है और जाहिर है इसमें लोड रेजिस्टेंस का कमाल था और आप फिल्टर सर्किट यूज करते हैं ताकि आउटपुट, रियल में ये ग्राफ इतने स्मूथ नहीं होते, इसको स्मूथ बनाया जाता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में फुल वेव रेक्टिफाई होगी, सारी की सारी वेव रेक्टिफाई हो जाएगी। इसकी सिंपल सी डायग्राम थी, आपको याद होगी कि आपने इसमें 4 डायोड्स ब्रिज रेक्टिफाइड आपने यूज किया, 4 डायोड थे। अगर आप इसके इंटरवल बनाते हैं, एक इंटरवल 0 से t/2 का और दूसरा इंटरवल t/2 से लेके t का। इसकी डायग्राम आप सब बच्चों के माइंड में है। आपको पता है कि पहले इंटरवल में d1 और d3 जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस होते थे। जो अगला इंटरवल है t/2 से t का, इसमें d2 और d4 जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस होते थे। इसका मतलब इसमें कोई रिवर्स बाइस का केस आता ही नहीं है। इसमें पहले इंटरवल में ये फॉरवर्ड बाइस, अगले इंटरवल में ये फॉरवर्ड बाइस, फिर ये फॉरवर्ड बाइस, फिर ये फॉरवर्ड बाइस। मतलब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में उसको गैप ही नहीं मिलता। जब उसको गैप ही नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेक्टिफिकेशन आसानी से हो जाती है। दो इसके दोनों इंटरवल्स में रेक्टिफिकेशन होती है, यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन होती है और यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन होती है। इसके दोनों इंटरवल्स में रेक्टिफिकेशन हो जाती है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा या इसके ग्राफ में क्या चीजें हैं, देखिएगा आप लोग। अगर हम इसको इसके ग्राफ से कंपेयर करें, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये इनपुट ग्राफ और जो इसका आउटपुट ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस होगा। उसमें अब आप देख सकते हैं कि कोई भी गैप नहीं है। ये आउटपुट ग्राफ, इसी वजह से इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि जो इनपुट थी वो सारी की सारी एसी थी, जो आउटपुट है वो सारी की सारी डीसी है। सारी की सारी आपके पास आउटपुट आ गई, उसमें कोई गैप नहीं है, कोई उसमें जो है ना आपको खाली उसमें स्पेस नजर नहीं आ रही। यहाँ पे एक बड़ा मेन रिलेशन है, चूंकि अगर आप इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करें, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ है, ये दरमियान में गैप है, फिर रेक्टिफिकेशन हुई, फिर दरमियान में गैप है, फिर रेक्टिफिकेशन हुई, फिर दरमियान में गैप। इसमें कहीं पे भी आपको दरमियान में गैप नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करते हैं, हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन
जो भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है ये 2 टाइम्स होती है ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये बड़ा इसमें क्लियर फार्मूला है कि जो भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हाफ से डबल होगी। और आप इस फार्मूला से चेक भी कर सकते हैं कि इसके पल्सेस डबल हैं। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो हाफ की आप निकाल सकते हैं, अगर हाफ की गिवन आप फुल की निकाल सकते हैं। दोनों पल्सेटिंग है, स्मूथ हैं। और इसके ग्राफ को फर्दर स्मूथ बनाने के लिए आप इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, एक फिल्टर ग्राफ लगाते हैं जिससे इसकी जो आउटपुट है वो बड़ी स्मूथ आती है और बड़ी क्लियर आती है। तो ये था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ट्रांजिस्टर क्या होता है या ट्रांजिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें ना कुछ डायोड्स हैं, वो जस्ट एक दफ़ा आपने पढ़ लेने हैं। जैसे फोटो डायोड है कि फोटो डायोड का क्या फंक्शन होता है, जैसे हम सिंपली डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह इसमें एक फोटो डायोड उसने दिया हुआ। फोटो डायोड में उसने बुक में इस तरह से डायग्राम बनाई हुई है। और वो इस तरह से शो कर रहा है कि ऐसे लाइट इसके ऊपर जो है वो फॉल कर रही है। देखिए फोटो डायोड, पहली बात तो ये कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना वो इसका नाम है कि फोटो का वर्ड ही फोटोन से निकला है जिसको आप लाइट बोलते हैं। फोटो का मतलब ही होता है कि लाइट के पड़ने से वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो फोटो डायोड एक ऐसे डायोड को कहते हैं जिसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है, अदरवाइज ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सबसे मेन फीचर ये है कि फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में लगा होता है, ये रिवर्स बाइस पे वर्किंग करता है, ये सबसे मेन चीज़ है। इस पर लाइट पड़ती है, लाइट के पड़ने से ये रैपिडली काम करेगा, अदरवाइज कभी भी इसकी वर्किंग नहीं हो रही होती। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं दो चीज़ों के दरमियान, क्योंकि ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में है, यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये आपके पास रिवर्स करंट। अगर आप इंटेंसिटी का रिवर्स करंट से ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि फोटो डायोड के केस में जो रिवर्स करंट है वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिवर्स करंट ज़्यादा होगा, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो डेफिनेटली जो करंट है वो कम होगा। इसको आप बोलते हैं ये आपके पास फोटो डायोड। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है या ट्रांजिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिस्टर किसको आप बोलते हैं या ट्रांजिस्टर एक्चुअली क्या चीज़ है, इसको पहले आप समझें। ट्रांजिस्टर आप सिंपली कहते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है, आप सिंपल ये वर्ड यूज़ करते हैं। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक्चुअली ट्रांजिस्टर भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है, लेकिन इसके मेन फीचर ये है कि बेटे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? नंबर 1, इसको आपने डॉपिंग इस तरह से की होती है कि इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। एक जिसको आप बोलते हैं मीटर, सेकेंड वन जिसको आप बोलते हैं बेस, थर्ड वन जिसको आप बोलते हैं कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक एमीटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है। इसको आप ट्रांजिस्टर कहते हैं। मतलब अगर मैं कभी भी ट्रांजिस्टर बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा कि इसके 3 पार्ट्स होंगे। देखें 2 कैटेगरीज हैं, या तो आप पीएनपी बनाते हैं या आप एनपीएन बनाते हैं, या आप इस तरह से बनाएंगे एनपीएन। ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हैं मीटर, दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको आप कहते हैं बेस, और ये वाला पार्ट जो है इसको आप बोलते हैं कलेक्टर। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है ये एमीटर होगा, दरमियान वाला पार्ट जो है ये बेस है और थर्ड पार्ट जो है वो कलेक्टर है। तो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल होता है जिसके एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, एक एमीटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है। और 2 टाइप्स हैं इसकी, या तो आप पीएनपी यूज़ करते हैं या आप एनपीएन यूज़ करते हैं। पीएनपी में एन वाला पार्ट जो है वो 2 पी के दरमियान में सैंडविच हुआ होता है, एनपीएन में पी वाला पार्ट जो है वो 2 एन के दरमियान में सैंडविच हुआ होता है। और उसकी कुछ जनरल चीज़ें आप लोगों को पता होती हैं कि ट्रांजिस्टर में क्या क्या और हमारे पास जनरल चीज़ें हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर के केस में, आप जब भी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के केस में अगर मैं ये दोबारा से ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ, देखें
ये आपके पास P है, ये आपके पास N है, ये P है। ट्रांजिस्टर के केस में हमेशा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेस जो है वो दो चीज़ों से अटैच है, बेस एमीटर से भी अटैच है और बेस कलेक्टर से भी अटैच है। हमेशा आपने बेस एमीटर का जो जंक्शन है, जो भी बेस एमीटर जंक्शन होगा उसको आपने फॉरवर्ड बायस रखना है, और जो भी कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर का जो बेस के साथ जंक्शन है जहाँ पे कलेक्टर बेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आपने हमेशा रिवर्स बायस रखना है। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको आप हमेशा रिवर्स बायस रखेंगे ट्रांजिस्टर के केस। जी बेटे, नेक्स्ट है करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। के एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। देखिए, मैंने सिंपली एक एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने बनाया और आपके सामने है कि एक आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये वाला पार्ट देखो, ये बेस है, ये आपके पास एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये वाला पार्ट आपके पास फॉरवर्ड बायस है सारा, ये वाला पार्ट आपके पास रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एन को आपने नेगेटिव से जोड़ा है, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। इसकी बैटरी को आप वी बोलते हैं बेस बायस, और दूसरी बैटरी को आप वीसीसी कहते हैं, यानी कि कलेक्टर करंट की जो बैटरी होती है। टीचर्स आपको ये कहते हैं कि जब भी आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, हमेशा जो करंट है, हमेशा आपको टीचर्स ये बताते हैं कि इस केस में जो करंट है उसने एमीटर से मूव करना है। करंट एमीटर से मूव करके आता है, कुछ पार्ट बेस में जाता है और बाकी पार्ट जो है इसका बेटे वो कलेक्टर में चला जाता है। इसका मतलब आप इसकी क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं कि जो भी एमीटर करंट है वो इक्वल होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एक तो फार्मूला इसका ये आप यूज़ करते हैं, और जो सेकेंड इसका फार्मूला होता है उसको आप बोलते हैं करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, इसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इक्वल होता है आई सी ओवर आई बी के। जब भी आप कलेक्टर करंट की रेशो लेंगे बेस करंट के ऊपर, डैट इज बीटा, इसको आप बीटा बोलते हैं। ये दो फार्मूलाज हैं जो आपके माइंड में बैठे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, कभी भी एमसीक्यू आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। मैं अभी एक सिंपल सा आप लोगों से एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। जैसे इस तरह के भी एमसीक्यू देखे गए हैं और इस तरह के भी एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं पेपर में और पसंद किए जाते हैं। देखिएगा ज़रा कि मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है इसका एमसीक्यू। मैं सिंपली ये कहता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेशो ऑफ एमीटर करंट टू कलेक्टर करंट इज, कि ट्रांजिस्टर के केस में एमीटर करंट और कलेक्टर करंट की रेशो क्या होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं। अल्फा ऑप्शन ये है 1 प्लस बीटा, बीटा ऑप्शन आपके पास 1 माइनस बीटा, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1 प्लस 1 ओवर बीटा, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 1 माइनस 1 ओवर बीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि एमीटर करंट की रेशो लें कलेक्टर करंट पे। सिंपली आप डिवाइड कर दें एमीटर करंट टू कलेक्टर करंट। एमीटर की वैल्यू आपके पास आई सी प्लस आई बी डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट एज इट इज आ जाएगा। आपने सिंपली एमीटर करंट की रेशो आपने ली कलेक्टर करंट के ऊपर। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एमीटर करंट ओवर कलेक्टर करंट, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई सी ओवर आई सी प्लस आई बी ओवर आई सी। इसका मतलब ये है कि एमीटर करंट टू, एक्चुअली इसका बेस करंट होना चाहिए था। इस केस में आप इसको अगर इस तरह से लिखें, मैं इसकी जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ कि रेशियो ऑफ एमीटर करंट टू कलेक्टर करंट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एमीटर करंट टू कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी ओवर आई सी। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद ना पजल हो जाते हैं कि इसका तो आंसर बन ही नहीं रहा। अब जरा गौर से देखें, मैंने आपको बताया कि बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ये बीटा का फार्मूला है कि बीटा इक्वल होता है आई सी ओवर आई बी के। ये लिखा हुआ है आपके पास आई बी ओवर आई सी। तो अगर आई सी ओवर आई बी लिखा होता तो मैं इसकी जगह बीटा लिखता। ये आई बी ओवर आई सी है, मैं इसकी जगह 1 ओवर बीटा लिखूंगा। तो एमीटर करंट टू कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर बीटा। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है इस केस में दैट इज चार्ली ऑप्शन। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं और पसंद किए जाते हैं कि आपने सिंपल सी एक रेशो बतानी है कि उसका आंसर क्या आता है। मैं एक और एमसीक्यू चाह रहा हूँ इसका आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ। इस तरह के भी आते हैं और इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। एमसीक्यू आपके पास ये है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। डाटा मैं इसका लिख रहा हूँ, है बहुत आसान, सिंपल सी बात है, एक लाइन में सॉल्व होने वाला डाटा। इसमें आपके पास है जो करंट गेन है ये है जी 200, और जो आपके पास बेस करंट है
ये आपके पास है 2 मिली एम्पेयर, और वो पूछ रहा है आपसे कि एमीटर करंट क्या होगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है। डाटा मैंने लिखा है बहुत सिंपल है कि आपको करंट गेन गिवन है, बेस करंट गिवन है, और एमीटर करंट आप लोगों ने निकालना है। ऑप्शन आपके पास इसके हैं, अल्फा ऑप्शन आपके पास 400 मिली एम्पेयर, बीटा ऑप्शन आपके पास 402 मिली एम्पेयर, चार्ली ऑप्शन आपके पास 404 मिली एम्पेयर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। सॉल्व आप इसे खुद करेंगे। फार्मूलाज यही वाले दो फार्मूलाज, एक एमीटर करंट का फार्मूला, एक कलेक्टर करंट का फार्मूला, दोनों फार्मूलाज को आप इकट्ठे यूज करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ हिंट के तौर पर फार्मूलाज कि आपने इसमें यूज क्या क्या करने हैं। पहला फार्मूला है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और एक फार्मूला आपने यूज करना है इसमें बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। इन दोनों को आपने यूज करके इसका रिजल्ट निकालना और बताना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जिसको आप कहते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। बहुत ही एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन एंट्री टेस्ट में सिर्फ आपने उसका फॉर्मूला याद रखना है, उससे ज़्यादा जो है वो उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में क्या कॉन्सेप्ट है। टीचर्स आपको ये इसकी डायग्राम बना के बताते थे कि ट्रांजिस्टर को आप एम्पलीफाई भी करवा सकते हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि थोड़ी इनपुट देंगे और आउटपुट आपके पास जो है उस केस में वो ज़्यादा आएगा। बेसिकली इसका जो आपके पास फाइनल रिजल्ट था उसको आप कहते थे कि गेन आपके पास आती है माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। ये मेन फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, ये सबसे मेन फार्मूला है इसका। यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस साइन का एक्चुअली मतलब ये है कि बेस में यानी कि इनपुट और आउटपुट में, जो आप बेस से इनपुट देते हैं, इनपुट और आउटपुट के केस में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। वो आपको नजर आ रहा है कि माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन का मतलब ही यही होता है कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस केस में जो आपके पास आंसर है वो माइनस में आ रहा है और फेज डिफरेंस जो है उसका 180 है। अब देखो खुद अगर आपको ये फार्मूला आता है, आप इससे रिलेटेड खुद चीजें सोचे कि अगर आपको आरसी की वैल्यू दे दे, बीटा की वैल्यू दे दे, कुछ भी डाटा दे दे, अगर आपके पास डाटा गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज लगाते जाना और आंसर निकालते जाना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें याद रखने वाली चीज इसका फार्मूला है और फेज डिफरेंस है जो कि 180 डिग्री होता है। ट्रांजिस्टर की आप दो कैटेगरीज यूज करते हैं। नंबर वन, एक जिसको आप बोलते हैं, जो नेक्स्ट आपके पास है, वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ये दो केसेस हैं, एक इन्वर्टिंग का केस और एक नॉन इन्वर्टिंग का। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रांजिस्टर है, उसके आपको पता है दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आप इनपुट नेगेटिव को देते हैं, यहाँ पे आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप इनपुट नेगेटिव को देंगे तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे इन्वर्टिंग। कभी भी आपने इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को प्रोवाइड कर दी तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इन्वर्टिंग, उसको आप इन्वर्टिंग कहते हैं। इन्वर्टिंग के केस में अगर आप ये इनपुट दे रहे हैं, सपोज ये इनपुट है आपके पास, जो आउटपुट है वो इन्वर्ट होके आएगी, देखिए, और एम्पलीफाई होके आएगी। ये इनपुट थी जो आपने इनपुट प्रोवाइड की, और ये आउटपुट है जो इस केस में आप आउटपुट आपके पास आ रही। इनपुट और आउटपुट दोनों में देखिए आपको नजर आ रहा है कि फेज डिफरेंस 180 है। जो आउटपुट है वो एम्पलीफाई होके आई और उल्ट आ रही है आपके पास। इनपुट जो है वो बस सिंपल सी थी जो कि एसी की इनपुट थी। अगर आप इन्वर्टिंग को यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो कि इन्वर्टिंग का केस है, उस केस में हमेशा आपको गेन का इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका गेन का फॉर्मूला होता है माइनस R2 ओवर R1। ये इसकी गेन का फॉर्मूला है इन्वर्टिंग के केस में। जब भी आप इन्वर्टिंग को यूज करेंगे तो गेन इक्वल होगी माइनस R2 ओवर R1 के। अभी मैं इसके एक दो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं अगर सिंपली यहाँ पे आपको कहता हूँ, एक एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर R1 जो रेजिस्टेंस है इसको भी आप हाफ कर दें और R2 जो रेजिस्टेंस है इसको भी आप हाफ कर दें, तो ट्रांजिस्टर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन आपके पास डबल, बीटा ऑप्शन आपके पास हाफ, चार्ली ऑप्शन आपके पास सेम, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 3 टाइम्स। इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं सिंपल से कि जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज लगानी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। माइनस R2 ओवर R1 का जो कॉन्सेप्ट है,
आपने जस्ट इसमें वैल्यूज लगानी है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि गेन का फार्मूला आपके पास ये है जो आप यूज़ कर रहे हैं, डेट इज -R2/R1। जस्ट आप वैल्यू लगाओ, वो कह रहा है R2 की वैल्यू रेजिस्टेंस को भी हाफ कर दो, R1 की रेजिस्टेंस को भी हाफ कर दो, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, गेन गेन वही आपके पास आ जाएगी -R2/R1। इसका मतलब है कि गेन जो है वो आपके पास सेम रही, गेन के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं हुआ। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास, दैट इज चार्ली ऑप्शन। इससे रिलेटेड मैं एक दो और एमसीक्यूज जो है वो आपको करवाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के आपको एमसीक्यू आ सकते हैं और आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिएगा ज़रा, मैं एक और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। एक मैं सिंपली यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये इस तरह से एक डायग्राम है कि नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, ये इसको इनपुट आपने प्रोवाइड की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास 10 किलो ओम, ये आपके पास है जी 1 किलो ओम, और ये रेजिस्टेंस आपके पास जो है ये है जी 100 किलो ओम। उसने आपको जस्ट ये डायग्राम बना के दी हुई है और वो आपको ये कह रहा है कि आप इसकी गेन का रिजल्ट बताएं कि इसकी गेन क्या होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से, अल्फा ऑप्शन है 10, बीटा ऑप्शन आपके पास 100, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1000 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 1 × 10⁻⁻3। अब इस तरह के एमसीक्यू उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाई है, पहले इसको गौर से देखें। आपने पहला काम तो ये करना है, आपने ये चेक करना है कि इनपुट नेगेटिव को दी गई है या पॉजिटिव को। मुझे नजर आ रहा है कि इनपुट नेगेटिव को दी गई है, पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ है। अगर इनपुट नेगेटिव को दी है, देखेंगे इनपुट नेगेटिव के साथ अटैच है, मैं फौरन समझ जाऊंगा ये इन्वर्टिंग है और इन्वर्टिंग का फार्मूला यूज करूंगा -R2/R1, ये इन्वर्टिंग का फार्मूला। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि R2 की वैल्यू मेरे पास 100 किलो ओम और R1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 1 किलो ओम। जस्ट मैं वैल्यूज लगाऊंगा, किलो ओम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गेन का आंसर -100 कह लें या 100 कह लें, एक ही बात है। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन होगा वो 100 होगा। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है, ट्रांजिस्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप नॉन इन्वर्टिंग के लिए किस तरह यूज करते हैं, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपने जो इनपुट है वो पॉजिटिव को प्रोवाइड करनी है। इस केस में इनपुट आपने नेगेटिव को नहीं देनी, पॉजिटिव को देनी। जब आप इनपुट पॉजिटिव को देते हैं तो इसकी गेन का ये फार्मूला आता है 1 + R2/R1, ये आपके पास फार्मूला आएगा गेन का। इसका मतलब आपने अगर इस केस में गेन को इंक्रीज करना है तो आपने R2 की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है और R1 की वैल्यू को आपने डिक्रीज करना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूला में गेन तब ज़्यादा होगी जब R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और R1 की वैल्यू कम हो रही होगी, गेन डेफिनेटली इस केस में ज़्यादा आएगी। उसके बाद इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और देखिएगा ज़रा। अच्छा, इसकी गेन का जो फार्मूला है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 - R2/R1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गेन इज इक्वल टू 1 - -R2/R1। ये भी गेन का फार्मूला था, लेकिन किसकी गेन थी, -R2/R1, जिसको आप बोलते हैं इन्वर्टिंग। तो यहाँ पे कह लें गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू 1 - गेन ऑफ इन्वर्टिंग। मैंने सिंपली एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की गेन में ये जनरल फार्मूला होता है, क्योंकि -R2/R1 का मतलब है इन्वर्टिंग की गेन और ये सिंपल जो जी है ये नॉन इन्वर्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इनपुट है आपके पास, ये आपने इनपुट दी और जो आपके पास आउटपुट आएगी इस केस में वो एम्पलीफाई होकर आएगी, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी, ये आउटपुट है। इसका मतलब इस केस में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। तो ये भी आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब खुद देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा एमसीक्यू आ जाए उसमें ये सारा डाटा हो, R2 की वैल्यू भी हो, R1 की वैल्यू भी हो, जस्ट आप वैल्यूज लगाएंगे और आप आंसर निकालते जाएंगे, रिजल्ट आपके पास आता जाएगा।
नेक्स्ट है आपके पास लॉजिक गेट्स के लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। देखिए लॉजिक गेट्स में काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली। अगर मैं लॉजिक गेट्स की बात करता हूँ, लॉजिक गेट्स में आपको सिंपली पता है कि बूलियन अलजबरा जो है ये दो तरह की स्टेट्स के ऊपर चलता है। अगर आप बूलियन अलजबरा को डील करेंगे, बूलियन अलजबरा में दो तरह की स्टेट हैं। ज़ीरो को आप हमेशा कहते हैं, ज़ीरो के लिए आप ऑफ का वर्ड यूज़ कर लें या लो वैल्यू का वर्ड यूज़ कर लें या स्टेटमेंट फॉल्स कहते हैं। वन को आप बोलते हैं ऑन या हाई वैल्यू, इसको आप कंसीडर करते हैं, ठीक है, या ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं आप। लॉजिक गेट्स के आपके पास मैनी आपको पता है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। यू कैन से और गेट, एंड गेट, नैंड गेट। तो मैं सिंपली सबकी क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा ताकि आपको पता चले। जो फर्स्ट वन है इसमें उसको आप बोलते हैं और गेट। और गेट सिंपल सा उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये दो तरह के गेट्स की एडिशन के ऊपर चलता है जिसको आप और गेट कहते हैं। और गेट के केस में अगर मैं उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करता हूं तो देखिएगा जरा, और गेट में अगर आप इसका सिंपली ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ये इसी तरह से बनेगा। यहां पे आप वैल्यू a लेते जाएं, यहां पे आप वैल्यू v लेते जाएं और ये आपके पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये काम करेंगे आप। तो डिफरेंट इनपुट्स लें। मैं कहता हूं अगर वैल्यू 0 0 1 1 है तो b की वैल्यू 0 1 और 0 1। जब आप ऐड करते जाएंगे तो 0 1 1 और 1, ये और गेट आपके पास जो कि आपके सामने इसका ट्रुथ टेबल है। आपको इसके सिंबल का भी पता है कि इसका इस तरह से आप लोग सिंबल जो है वो बनाते हैं कि ये दो इनपुट है आपके पास, एक a है और एक b है, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ रहा है जिसको आप कहते हैं x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये और गेट है। जो नेक्स्ट है आपके पास उसको आप कहते हैं एंड गेट। एंड गेट सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर चलता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये एंड गेट का फॉर्मूला है। और अगर मैं एंड गेट का एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि x इज इक्वल टू ए डॉट बी, मैं इधर ये एंड गेट की आउटपुट लिखता हूँ। एंड गेट के केस में 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 आएगा, और ए के केस में आपके पास 1 आएगा। एंड गेट चूंकि प्रोडक्ट पे चल रहा होता है, एंड गेट सिर्फ आंसर तब 1 शो करता है जब दोनों की इनपुट आपके पास 1 1 हो। अगर दोनों की इनपुट 1 1 नहीं होगी तो इसका आंसर कभी भी आपके पास 1 नहीं आएगा। इसको आप इस तरह से शो करते हैं, ये आपके पास इसकी डायग्राम है, ये दो इनपुट और ये आउटपुट, ये ए आपके पास, ये बी है, और यहाँ पे आप कहते हैं x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये आपके पास एंड गेट है। थर्ड आपके पास होता है नॉट गेट। नॉट गेट सिंपली आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, निगेशन कहते हैं, दोनों वर्ड यूज कर लें। इसको कॉम्प्लीमेंट्री गेट कह लें, कॉम्प्लीमेंट्री गेट का वर्ड यूज कर लें, इसको आप निगेशन कह लें, दोनों का मतलब सेम है। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि ये एक इन्वर्टर है, ये इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है। ये इनपुट इस केस में और ये आपके पास आउटपुट। आप वैल्यू 0 देंगे तो आंसर 1 आएगा, आप वैल्यू 1 देंगे तो आंसर 0 आएगा। ये इन्वर्टर पे चलता है। बाकी जो गेट्स आपके पास जो कि नैंड गेट या नॉर गेट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट जो है वो बेसिकली एंड का इन्वर्टर है। नैंड गेट को आप यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, ये यूनिवर्सल गेट है, इसको आप यूनिवर्सल गेट का वर्ड यूज करते हैं। नैंड गेट का सिंपल सा फार्मूला है x इज इक्वल टू ए डॉट बी का इन्वर्टर, और आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास दो इनपुट हैं, ये a है, ये b है, और ये आउटपुट है जिसको आप x इज इक्वल टू ए डॉट बी के इन्वर्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ एंड की आउटपुट को ऑपोजिट कर देंगे, एंड की आउटपुट आपके पास, इस आउटपुट को बिल्कुल ऑपोजिट कर दो तो ये आपके पास जो है ना वो नैंड गेट बन जाएगा। और नेक्स्ट है आपके पास नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है या नॉर गेट का क्या कॉन्सेप्ट है। नॉर गेट में सिंपली आप कहते हैं कि और का इन्वर्टर, ये आपके पास इनपुट a, ये इनपुट b, और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्टर। अब एक गेट और है गया जिसको आप एक्सक्लूसिव और कहते हैं, और एक आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर है। एक गेट जो है जिसको आप कहते हैं एक्स और गेट। एक्स और गेट को आप सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
आप कहते हैं इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इन्वर्टर बी प्लस ए बी इन्वर्टर, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। और एक आपके पास है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसके ट्रुथ टेबल यकीनन आपको आते होंगे बनाने के लिए, मैं आपको इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक जो है एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, उसको आप कहते हैं ए इन्वर्टर बी प्लस ए बी इन्वर्टर टोटल का इन्वर्टर, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब इससे रिलेटेड हम डिफरेंट एमसीक्यूज देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के एमसीक्यू आते हैं या कैसे कैसे पेपर में आ चुके हैं। मैं एक सिंपल सा एमसीक्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं। देखें एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सम टाइम ऐसा भी होता है वो आपको एक डायग्राम बना के दे देता है, जैसे ये ऑर गेट है, यहाँ पे उसने इन्वर्टर लगा दिया, ये आपके पास बी। वो आपसे कहता है कि इसकी बूलियन इक्वेशन बताएं। बूलियन इक्वेशन क्या होगी? आपके पास ऑप्शन ये है, अल्फा ऑप्शन है आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी इन्वर्टर, बीटा ऑप्शन है y इज इक्वल टू ए इन्वर्टर प्लस बी। चलिए आप ये दो ही ऑप्शन रखें, आपके लिए और आसान कर देता हूँ। देखो अगर इस इन्वर्टर को आप भूल जाओ, बूलियन इक्वेशन लिखते कैसे हैं। अगर सपोज करो ये इन्वर्टर नहीं है आपके पास, तो सिंपली आपके पास और गेट है। अब देखो जो ए है उसके साथ ये छोटा सा एक शैतानी गेट जिसको हम नॉट गेट कहते हैं वो लगा हुआ है, ए के ऊपर इन्वर्टर है, इसका मतलब ये ए का इन्वर्टर है। तो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए इन्वर्टर प्लस बी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड या टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद एक और एमसीक्यू देखें। इस तरह से भी होता है कि अगर आपके पास ये उसने एक डायग्राम दी हुई है, ये ए है और ये आपके पास बी है। वो कहता है कि आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन। इस केस में आप लॉजिक ऑपरेशन बताएंगे कौन से वाला है। ऑप्शंस में इधर ऊपर लिख रहा हूं, ऑप्शंस आपके पास हैं इस केस में। अल्फा ऑप्शन आपके पास नॉट, बीटा ऑप्शन आपके पास नेट, चार्ली ऑप्शन आपके पास नॉर और डेल्टा ऑप्शन आपके पास और। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए ये दो नॉर गेट लगे हुए हैं। बेटे ये याद रखिएगा, अगर कभी भी दो नॉर गेट लगे हों, अगर कभी भी इस तरह से हो कि उसने आपको दो तरह के नॉर गेट लगाए हैं, दो तरह के नॉर गेट से आंसर हमेशा आपके पास और आएगा, ये हमेशा याद रखना है। हमेशा दो तरह के नॉर लगे हों तो रिजल्ट और आएगा। अगर वो कभी इस तरह से डायग्राम बना के दे दे, मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू बना रहा हूँ कि ये एक वो एंड ये लगा दे, एक एंड वो यहाँ पे लगा दे, ठीक है, और इन दोनों के साथ आगे एक और इसने यहाँ पे ऐसे एंड गेट लगाया हुआ है। अगर तीन नैंड गेट लगाए हों, ये बात सुन लें, ये लास्ट पॉइंट है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट ये पास पेपर्स में आया हुआ है, ये ई कैट के पास पेपर्स का है, ई कैट के पास पेपर्स में से ये एमसीक्यू है जो मैं आपको करवा रहा हूं। हमेशा याद रखें, अगर दो नॉर गेट लगे होंगे तो रिजल्ट आपके पास और गेट आएगा। कभी भी दो नॉर गेट लगे हुए हैं, इसका आप खुद इसका टेबल बना के आप देख लें, दो नॉर गेट लगे होंगे तो रिजल्ट और गेट आएगा। अगर तीन नैंड गेट लगे हैं, अगर तीन नैंड गेट लगे हैं और वो आपसे पूछते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो याद रखें इसका रिजल्ट होगा एंड गेट, ये इसका आंसर होगा। ये हमेशा याद रखना आपने, ये मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट है। कभी भी अगर दो नॉर गेट लगे हों, दो नॉर गेट लगे होंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो हमेशा और गेट आएगा। अगर तीन नैंड गेट लगे होंगे और इसकी वो आउटपुट के देखें, जब इस तरह से आप सिंगल इन्वर्टर लगाते हैं उसको आप नॉट भी कह रहे होते हैं। अगर तीन नैंड गेट लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं इसकी आउटपुट क्या होगी, दैट इज एंड गेट। ये पेपर में आया हुआ है कि तीन नैंड लगाने से एंड गेट बनेगा, अगर दो नॉर गेट लगाएंगे आप तो और गेट बनेगा। इसका टेबल भी ड्रॉ करके आप देख सकते हैं
उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। मेरे पास और फर्दर अगर टाइम होता तो इसका टेबल बना के मैं आपको प्रूफ करके दिखाता ये क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आपको इसके मैक्सिमम एमसीक्यू करवा दिए, जितने करवा सकता था उससे ज़्यादा करवाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और पास पेपर्स को लाजमी फॉलो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।